लाख दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी, भले ही वो दवाई हो, इंजेक्शन हो या फिर अस्पतालों में बेड हो। लेकिन दूर दराज के इलाकों में तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में ही फेल हो चुके हैं ये सारे दावे। एक बेटी अपनी मां के साथ अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही, लेकिन उसे एक बेड तो छोड़िए, इलाज तक नहीं मिला। वेंटिलेटर नहीं दे रहे, बेड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। उन्होंने टेस्ट तक नहीं किया, चेक तक नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, कुछ नहीं कर रहे। कोई नहीं देख रहा। ये मेरी माँ केजरीवाल सरकार क्या बोल रही है? सब जगह अरेंजमेंट है, सब जगह अरेंजमेंट है। दिल्ली के सरोज अस्पताल के बाहर गेट पर दिल्ली सरकार का एक बैनर लगा है। इसमें लिखा है कि अगर आपको इस अस्पताल में भर्ती होने में कोई समस्या हो रही है तो आप यहाँ दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मिल सकते हैं। लेकिन बातें सिर्फ बैनर तक ही सीमित हैं। जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मेरी मम्मी को कोविड हुआ था सर, लेकिन इन लोगों ने एडमिट नहीं करा, ऑक्सीजन तक नहीं दे रहे। देखने से मना कर दिया। हमने बोला ऑक्सीजन हम सिलेंडर हम अरेंज करा रहे हैं, कह रहे ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के बाद भी एडमिट नहीं कर रहे थे, वेंटिलेटर नहीं दे रहे, बेड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। बाहर यहाँ लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन अंदर बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बहुत परेशान किया इन्होंने। हमारा बंदा चला गया कोविड से, पैसा लगाने के बाद भी सर कोई नहीं है। कोरोना पॉजिटिव अपनी मां को साथ लिए सुखप्रीत अस्पतालों के धक्के खाती रहीं, हाथ जोड़ती रहीं कि एडमिट कर लो। तबीयत खराब होती जा रही है, लेकिन किसी अस्पताल ने उनकी गुहार नहीं सुनी। केजरीवाल सरकार क्या बोल रही है? सब जगह अरेंजमेंट है, सब जगह अरेंजमेंट है। हम बैठकर हॉस्पिटल भी गई, मैक्स भी गई, सब जगह गई, किसी ने एडमिट नहीं करा, किसी ने एडमिट नहीं करा मेरी माँ को। अस्पतालों में बेड है या नहीं, इसकी जानकारी देने वाले दिल्ली सरकार के ऐप ने भी मदद नहीं की। ऐप पर बेड खाली दिखाता, लेकिन पहुंचने पर अस्पताल वाले वापस भेज देते। ऐप्स में जगह दिखा रहे हैं, ऐप्स में जगह दिखा रहे हैं, राजीव गांधी में जगह दिखा रहे हैं, अम्बेडकर में जगह दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाओ तो वो बोलते हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, पेशेंट की मजबूरी नहीं समझ रहे, बदतमीजी से कह रहे ग्राउंड जीरो पर आकर देखो, तुम ग्राउंड जीरो पे आके देखो, कहाँ जाए हम? आखिरकार सुखप्रीत की मां कोरोना से अपनी लड़ाई हार गई। यहाँ तक कि जब अस्पताल ऑक्सीजन ना होने का बहाना बना रहे थे, तब उन्होंने खुद ही ऑक्सीजन का इंतजाम करने की बात कही, लेकिन सुखप्रीत की मां को तब भी एडमिट नहीं किया गया। मेरी मदर इन लॉ थी, जिनको कोविड हो गया था। हम लोग उनको यहाँ लेके आए कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इन्होंने ना उनको बेड दिया, ना उनको ट्रीट किया और ना उनको चेक करने आए। उन्होंने कहा यहाँ से जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। वो अंदर गए तो वहाँ पे सारे बेड खाली पड़े थे, ऑक्सीजन भी थी, सिलेंडर मेरे सामने आया था, मगर ये लोग मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लेते। उसके डॉक्टर इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं, डॉक्टर इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यहाँ पर कि पेशेंट को देखते तक नहीं है, कि टच भी नहीं करते कि बस जाओ यहाँ से जाओ। हम लोग उनके चक्कर में हमारी माता जी चली गई। रोहिणी के 5 किलोमीटर के दायरे में दसियों अस्पतालों के इन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। सरकारी इंतजाम से ये लोग बेहद निराश नजर आए। दिल्ली सरकार के प्रति इनका गुस्सा साफ झलक रहा था। सरकार कह रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सब बेड खाली है। कहाँ है बेड खाली? हमारी माता जी को तो जगह नहीं मिली। मेरे सामने 10 लोग आए, उनको जगह ही नहीं मिल रही। कहाँ जाए केजरीवाल जी? आप टीवी पे बोल देते हैं बेड खाली है, बेड खाली। कहाँ है बेड खाली? यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आके देखो ना, कुर्सी पे बैठे बैठे बात नहीं होती। इसकी माँ मरती है, उसको पता चलता है। एक बार कुर्सी से हटके हॉस्पिटल के चक्कर काटो आम आदमी की तरह। हमने बिठाया, हम उतार भी सकते हैं। कमोबेश दिल्ली के सभी अस्पतालों में हालात एक जैसे हैं। बेड नहीं है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, दवाइयां मुंहमांगी कीमत पर मिल रही हैं, और इन सब के बीच अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो है आम आदमी। दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। मातृभूमि में आगे बढ़े उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और बेड की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमने केंद्र को आदेश दिया है, सरकार सुनिश्चित करे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर इस निर्देश पर अमल नहीं होता तो इसे अपराध माना जाएगा और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की। अगर ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश पर अमल नहीं होता तो इसे अपराध माना जाएगा और आपराधिक कार्रवाई माना जाएगा। हम आपको बता दें कि दिक्कतें हर तरफ हैं, परेशानियां हर कदम पर उठानी पड़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है
कि इन परेशानियों से कैसे निपटा जाए। आपको ऐसे एक डॉक्टर की कहानी दिखाते हैं जिन्हें अपने अस्पताल जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। कोरोना पीड़ितों का इलाज करने के लिए वो मध्य प्रदेश के बालाघाट से 180 किलोमीटर दूर नागपुर पहुंच गई, वो भी स्कूटी चलाकर। देखिए इस डॉक्टर की कहानी। ये तस्वीर डॉक्टर प्रज्ञा घरडे की है। इन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो किया है वो शायद ही किसी दूसरे डॉक्टर ने किया होगा। प्रज्ञा महाराष्ट्र के नागपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। कोविड केयर सेंटर में अपनी सेवाएं देती हैं। छुट्टी पर घर आई हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। उनने यहाँ से स्कूटी से ही 2-3 दिन पहले लॉकडाउन होने के कारण से, कोई साधन नहीं होने के कारण से, अपना स्वयं का बैग स्कूटी में लटका कर अपना सामान लेकर के निकल पड़ी। वो 9:30 बजे करीब यहाँ से निकली और 3:30 बजे नागपुर पहुंचकर सीधे हॉस्पिटल ज्वाइन कर मरीजों की सेवा में लग गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट से महाराष्ट्र के नागपुर की दूरी करीब 180 किलोमीटर है। डॉक्टर प्रज्ञा ने स्कूटी से 180 किलोमीटर की ये दूरी करीब 7 घंटे में तय की। गर्मियों में 180 किलोमीटर स्कूटी से जाना, वो भी एक महिला डॉक्टर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर प्रज्ञा ने ऐसा करके दिखाया। पिता को उन्हें भेजने में हिचक हो रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर प्रज्ञा के रास्ते में सुरक्षा को लेकर थी। इतना भयानक स्थिति, डर की स्थिति बनने के बाद भी मेरी बेटी का जज्बा जो है काम आ रहा है। वो उन्होंने मानवता की सेवा का संकल्प लिया है और अपने डॉक्टरी सेवा में वो अपना योगदान नागपुर में मरीजों को दे रही है। डॉक्टर प्रज्ञा की मां को भी अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बाद उन्हें डर भी सता रहा है। डर इस बात का कि कहीं उनकी बेटी कोरोना की चपेट में ना आ जाए। मेरी बेटी प्रज्ञा घरडे कोविड सेंटर में काम कर रही है, फिर भी मैं माँ हूँ, मुझे गर्व है कि मुझे डर भी है कि मेरी बेटी वहाँ सेवा दे रही है। डॉक्टर प्रज्ञा फिलहाल 2 अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रही हैं और दोनों ही जगहों को मिलाकर 12 घंटे वो काम कर रही हैं। अब आप ही सोचिए 12 घंटे तक पीपीई किट पहनकर काम करना कितना मुश्किल है, वो भी इस डर के बीच कि कहीं उन्हें भी कोरोना अपनी चपेट में ना ले ले। डॉक्टर प्रज्ञा की तरह मध्य प्रदेश के डॉक्टर सुधीर डेहरिया भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के असली हीरो हैं। 1 हफ्ते पहले कोरोना की वजह से इन्होंने अपनी मां और सास को खो दिया, लेकिन चौक में घर बैठने की जगह डॉक्टर सुधीर डेहरिया ने कोरोना पीड़ितों की सेवा को प्राथमिकता दी। ये तस्वीर याद है आपको? पिछले साल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इसमें दिख रहे ये शख्स डॉक्टर सुधीर डेहरिया हैं। उस वक्त जब कोरोना अपने चरम पर था, तब भी वो बतौर भोपाल के सीएमएचओ लगातार काम में जुटे रहे। परिवार से मिलने गए तो घर के बाहर दूर से ही मिले। अब एक बार फिर इस कोरोना वॉरियर ने नई मिसाल पेश की है। डॉक्टर सुधीर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के सीएमएचओ हैं। इस बार भी जब कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तब ये सब कुछ भूलकर लगातार काम में जुटे हुए हैं। 5 तक चल जाता है, 5 मीटर तक। 15 सब बड़ा वाला है। हाँ, कहाँ है? हम क्यों इन्हें कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हीरो कह रहे हैं, आपको बताते हैं। अभी हफ्ते भर पहले ही डॉक्टर सुधीर का परिवार कोरोना के हमले का शिकार बन गया। इनकी मां और सास दोनों को कोरोना हो गया। लाख कोशिशें हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। किसी भी शख्स के लिए मां और सास दोनों का एक साथ इस दुनिया से चले जाना बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए हफ्ते भर में ही डॉक्टर सुधीर डेहरिया वापस काम पर लौट आए हैं। देखो, अभी लगातार संकट की स्थिति है। इस स्थिति में हम घर में नहीं बैठ सकते हैं, लगातार काम करेंगे और लोगों को जितना हो सकता है उतना लोगों के लिए काम करेंगे। जो माताजी का आशीर्वाद, हमारी दोनों माताजी का आशीर्वाद हमारे पास में रहेगा, उनके आशीर्वाद की शक्ति से हम लोगों के लिए और ज़्यादा काम करेंगे। अभी हमने यहाँ पे
200 बिस्तर की ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली है। 200 बिस्तर को हमने तैयार किया हुआ है और अभी हमारे पास सभी 50 बेड खाली हैं। और DIC में भी हमने ऑक्सीजन लाइन डल रही है, वो भी आज शाम तक तैयार हो जाएगी। कर्तव्य पालन का इससे बड़ा जज्बा शायद ही कहीं और देखने को मिले। डॉक्टर सुधीर डेहरिया वाकई असल जिंदगी के हीरो हैं। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी दिक्कत खाने की भी है। सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जिन्हें खाने पीने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पूरा परिवार इस समय कोविड से पीड़ित है। इस बड़ी मुसीबत से मरीजों को बचाने का बीड़ा दिल्ली के एक संगठन ने उठाया है। जरूरतमंद मरीजों के लिए ये मुफ्त में खाने की होम डिलीवरी कर रहे हैं। मटर सोयाबीन की सब्जी कुछ ही देर में तैयार होने वाली है और इसके बाद ये सब्जी उस फ्री फूड पैकेट का हिस्सा बन जाएगी जो कोरोना पीड़ितों के घर तक पहुंचने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाबरपुर में महाकाल रसोई ने कोरोना संकट काल में लोगों की मदद मुफ्त खाना खिलाकर करने की ठानी है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब आलम यह हो गया है कि परिवार के परिवार इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो दैनिक जीवन है उसे जीने में भी दिक्कत हो रही है। जैसे खाने पीने का सामग्री बाहर से लाना या फिर खुद खाना बनाने में भी तकलीफ़ है, क्योंकि पूरा परिवार ही संक्रमित है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट ज़िले के बाबरपुर इलाके में महाकाल रसोई के नाम से एक जनसेवा चलाई जा रही है, जो विशेष तौर पे ऐसे लोगों के लिए है जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ये जो संगठन है ये उनके यहाँ पर घर में खाना पहुँचा रहे हैं। फूड पैकेट्स बनाकर ये लोग उन घरों में जाते हैं जहां या तो सभी सदस्य कोरोना पीड़ित हो चुके हैं और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, या फिर जहां कोरोना मरीज अकेले रहते हैं। इसके लिए इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आसपास के इलाकों में सर्कुलेट किया है, जिसमें फोन नंबर दिया गया है जिससे उन तक रिक्वेस्ट पहुंचती है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर एक लेडीज़ बीमार हो जाती है, तो उसके बीमार होते ही जो है ना उस घर के खाने की व्यवस्था सब बेकार हो जाती है। अब हमने क्या किया है, उसके लिए जितने भी लोग हैं हमने ये मैसेज है हमारा, हमने मैसेज एक कन्वे कर रखा है। उस मैसेज से होता क्या है कि हम आगे भेज रखा है उसको, उससे हमारे पास में लोग आते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं। अशोक का साथ उनके दोस्त भी दे रहे हैं। फिलहाल ये लोग 40 से 50 घरों तक दोनों वक्त का खाना पहुंचा रहे हैं। लोग इनके भेजे फ़ोन नंबर पर कॉल करके बताते हैं कि उन्हें खाना चाहिए। फिर ज़रूरी जानकारी लेने के बाद यहाँ से फ्री फूड के पैकेट्स उन घरों तक पहुँचा दिए जाते हैं। अभी तक आपके पास ये आपके जो व्हाट्सएप के माध्यम से कितनी रिक्वेस्ट आ जाती होंगी एक दिन में? एक दिन में अभी शुरू में तो कम थी, लेकिन अब 40 से 50 जो हैं वो जो रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास में। अभी तो ज़्यादा दूर तक हम जा नहीं सकते, हमें भी डर है थोड़ा सा बीमारी का, तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपना शादरा हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने जो एरिया है हमारा, हम वहाँ पर खाना पहुँचाते हैं। और आपके जो ये संगठन है कितने लोग आप जुड़े हुए हैं? हमारे संगठन के अंदर अभी फ़िलहाल तो जो यहाँ मौजूद हैं 8-10 लोग हैं, लेकिन टीम बड़ी अच्छी है हमारी। महामारी के वक्त छोटी से छोटी मदद भी अपना बड़ा प्रभाव दिखाती है और महाकाल रसोई तो करीब 50 लोगों को दोनों वक्त का खाना मुफ्त में पहुंचा रही है। अशोक शर्मा और उनका ये संगठन भी असल जिंदगी के हीरो हैं। इस संकट की घड़ी में हर कोई जो है अपनी तरफ से मदद के लिए आगे भी आ रहा है, प्रयास भी कर रहा है और जो संभव हो रहा है वो मदद कर रहा है। जैसे ये अशोक शर्मा जी ने बताया कि महाकाल रसोई के नाम से इन्होंने सेवा शुरू करी हुई है। पिछले साल भी इन लोगों ने मदद करी थी पलायन कामगारों के लिए, लेकिन इस बार इनका कहना है कि जो मज़दूर हैं वो पैदल चले नहीं हैं और काफ़ी संख्या में मज़दूर यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए लॉकडाउन के बाद जो पिछले साल मज़दूरों में खाना वितरण किया गया था, अब उसकी आवश्यकता तो इतनी रही नहीं है। इसलिए इन्होंने इस बार कोविड पेशेंट्स के घर पर फूड पैकेट पहुंचाने का सोचा है और ये पहुंचा भी रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज सर्कुलेट करवाया, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और जो भी कोविड के शिकार हैं
वो इनसे संपर्क करते हैं और जिसकी रिक्वेस्ट आती है उससे पहले ये उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मंगवाते हैं, फिर उसके बाद घर पर ही खाने का पैकेट सुबह और शाम पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।